अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई आप सुन रहे हैं मुझे? सुन रहा। हेलो। जी जी। जी जी, जी जी। आपकी आवाज़ आ रही है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हसन भाई आपसे एक इस मसले के हवाले से पूछना था कि रिसेंटली मतलब पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदा शख्सियात हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या पॉलिटिशियंस हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं, वो अक्सर जब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पर मतलब पाकिस्तान के लोगों को मेंशन करते हैं कि उनका रवैया ऐसा है, वो जाहिल हैं, वो शिद्दत पसंद हैं, वो इस तरह के हैं। लेकिन इसमें इस बात को करते हुए क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि पिछले 50 60 70 साल में जो दो तीन नस्लें गुजरी हैं, इनको तालीम कौन सी मिली है, इन्हें मतलब एजुकेट एजुकेट क्या किया गया है, इन्हें इस बीज कौन से बोए गए हैं जो कि निकल रहे हैं अभी। तो अगर कोई शख्स आज शिद्दत पसंद है, तो क्या ये बात करना दुरुस्त नहीं है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए? क्योंकि सिवाय गांधी साहब के अलावा और कोई आवाज ऐसी उठती हुई नजर नहीं आती। बाकी सब लोग ये है कि वो, क्योंकि दिल दुखता है, क्योंकि अगर इब्रार भाई या हसन इलियास यहाँ पर किसी सेंस के साथ कोई बात कर रहे हैं, तो इसमें उनका शायद कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह की देन है। शायद वो पीछे जाकर एक लम्हा कोई बदल जाता, उन्हें वो रहनुमाई ना मिलती, तो हम भी वही शिद्दत पसंद थे, हम भी वही लोग ही थे, तो बिल्कुल हम मुख्तलिफ नहीं हो सकते थे। जी। तो क्या हमारे मतलब जो नुमाइंदा शख्सियात हैं, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत नहीं है कि वो लोगों को, एक आम आदमी को एड्रेस करने के बजाय उसकी मुश्किल को समझें? वो अपनी तरफ से पूरी नेक नीति से, जो उसने समझा है, जो उसने पढ़ा है, जो उसे तालीम मिली है, वो उस पर पूरी शिद्दत से अमल कर रहा है। जी, ये बात दुरुस्त है आपकी, ये बात आपकी दुरुस्त है। और मैं तो इसको पाकिस्तान की तकसीम से भी पीछे जाकर देखता हूँ कि ये जो हमारी कौम के उमूमी रवैये सामने आते हैं, जिसमें आप कानून की धज्जियाँ बिखेर देते हैं, इल्म इखलाक में पस्ती है, मामलात और रवैयों के अंदर वो शफाफियत नहीं है, और बिल्कुल बेहंगम अफराद का एक हजूम लगता है। कोई कौमी तशख़्ख़ुस, कोई इखलाकी औसाफ, कोई वक़ार, कोई संजीदगी, कोई तहम्मुल, कोई बुर्दबारी, जो उमूमी वस्फ़ हैं, औसाफ हैं जो किसी कौम में होते हैं, उससे आ रही है हमारी कौम। तो ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ। मुझे जो इसकी इमीडिएट तारीख़ मालूम होती है वो अंग्रेज़ों के यहाँ पर आने के बाद से है। यानी अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए हैं तो हमारी कौमी लीडरशिप ने असल में कुछ फ़ैसले किए हैं। उन फैसलों के नतीजे में ये 4-5 नस्लें हैं जो पैदा हुई हैं। वो फैसले एजिटेशन के हैं, वो रद्द-ए-अमल के हैं, वो नफ़रत के हैं, वो मुखासमत के हैं, वो हक़ाइक़ को न तस्लीम करने के हैं, वो अज़मत रफ़्ता की बाज़ियाफ़त के हैं। उसके नतीजे में जो कौम की तश्कील का अमल होता है, जो उसके अंदर कानून की पाबंदी, इल्म की पासदारी, इसी तरीके से तनकीदी आरा का एहतराम का जज्बा, ये पैदा होने का वक्त ही नहीं मिला। यानी ये एक दिन में पैदा नहीं होते, ये नस्लों में इवॉल्व करती हैं ये चीज़ें। इस वक्त मगरिब के अंदर जो आपको उमूमी तौर पे कौमी सतह पे औसाफ नज़र आ रहे होते हैं, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए, ये फ़लसफ़े की सतह पे पैदा होते हैं, फिर अशराफिया को मुतासर करते हैं, फिर क़यादत तक आते हैं, फिर वो लोग उस जगह पर मुंतखब होकर पहुँच जाते हैं जहाँ कौम उनको कबूल करती है। तो पैरेलल मामला हो रहा होता है हर सतह पर, तब जाकर ये नताइज सामने आते हैं। तो हमारे बरसगीर के अंदर जो इस वक्त आपको हमारी कौमी ज़ुबू हाली है, उसके पस मंज़र में जाएं तो वो 150 साल की तारीख़ है कि जिसमें बरसगीर के अंदर जिस वक्त यहाँ पर हमारा अपना रप्चर हुआ है हमारी तहजीबी अख्तार से, हमारी इल्मी रिवायत से, और उसके नतीजे में एक सरकशी का जज्बा ली हुई एक कौम पैदा हुई है। एक बेहंगम हजूम है जो लड़ने के लिए आमादा है, जिसको शिकस्त हो रही है यहाँ पर वहाँ पर, वो गौर करने पर आमादा नहीं है, अपने रवैयों पर, अपने लाएअमल पर, और उसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बन के सामने आई है आपके यहाँ कि जो हमला करती है बाइकॉट का नाम लेकर और वहीं से चीज़ें चोरी करके बाहर निकल आती है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे सदियों की कहानी है। इसमें एक रहनुमाई कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा हमीर भी इसी माहौल से ही उठा है, इसी माशरे से ही उठा है। तो बहुत सालों कोशिश करने के बाद कुछ बदलने का मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी आजकल जिस तरह सोशल मीडिया है, चीजें हैं, आप अपना कुछ प्रोसेस शेयर कर दीजिएगा कि आप कैसे खुद को मतलब इल्मी रवैयों पर मुतमईन रखते हैं, अपने आप को पढ़ने की तरफ आमादा करते हैं, जबकि डिस्ट्रैक्शन आजकल इतनी है कि आप एक महीना अगर फिसले तो उसके बाद फिर वापसी का सफर नहीं होता इल्म की तरफ। इसमें हर फर्द को अपने लिहाज से फैसला करना चाहिए। अगर तो वो इस जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ पर उसके ज़िम्मे लोगों की तालीम व तरबियत है, क़यादत है,
لوگوں کی فکری رہنمائی ہے، تو ان کو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ جو سچی بات ہے وہ کرنے کے نتیجے میں لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کی پگڑی پونجی سرے بازار نیلام کی جائے گی، ان کو افراد میں متباہش کیا جائے گا، ان کے کریکٹر کے بارے میں مسلمان جو ہیں وہ اٹھ اٹھ کے گالیاں دیں گے، اس سے بے نیاز ہو جانا۔ لیڈرشپ جس وقت کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، قوم ہے، وہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں رہ سکتی۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری قومی لیڈرشپ میں، چاہے وہ مذہبی ہو سیاسی، بہت سارے معاملات میں وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ دباؤ ہے کہ اگر انہوں نے سچی بات کی تو جو ہجوم انہوں نے چارج کر دیا اتنے لمبے عرصے میں، وہ انہی کو انہی کی مسندوں سے اتار کے نوچنا شروع کر دے گا۔ تو لیڈرشپ کی سطح پہ تو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا چند نسلوں کو، اور سچی بات کو اس قدر وضاحت کے ساتھ، اس قدر بار بار کہنا پڑے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن جائے، لوگوں کے لیے ایک تردید کا نیریٹو بن جائے کہ وہ اس پر التفات کریں، اس کو سننا سمجھنا ان کی ناگزیر ضرورت ہو۔ یہ کام ہوگا چند عشروں تک، ممکن ہے چند صدیوں تک، تب جا کر وہ صحیح آواز پیدا ہو سکے گی۔